गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने आपका पेपर नंबर 3 गैमिट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टार्ट कर लिया था, जिसमें अपन ने उसका इंट्रोडक्शन कि एम्ब्रियोलॉजी कहते किसे हैं, इसमें ही अपन ने इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जाना था कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किस किस प्रकार की खोज की थी। इसके साथ ही इसी से संबंधित उत्पन्न दो प्रकार की विचारधाराओं को भी अपन ने अच्छे से समझा था, एक तो पूर्व रचनावाद और एक अनुजननवाद। इसके साथ ही अपन ने युग्मक जनन, जो मुख्य पॉइंट है, जो मुख्य टॉपिक है अपना इस यूनिट में, युग्मक जनन, जिसे अपन बोल रहे थे गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस को अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। ये जाना था कि जर्म सेल्स या प्रीमोडियल जर्म सेल्स या जनन कोशिकाओं द्वारा गेमिट या युग्मकों के निर्माण की क्रिया गेमिटोजेनेसिस कहलाती है। तो मेल में स्पर्म शुक्राणु बनते हैं और फीमेल में ओवम या अंडाणु बनते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन ने स्पेशली स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन वाला टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। उसमें अपन ने ये जाना था कि अगर मेल ह्यूमन पर्सन की बात की जाए, नर की बात की जाए, तो उसमें जर्म सेल्स द्वारा गैमेट बनने की क्रिया जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहलाती है। फिर अपन ने ये जाना था कि मेल में ये टेस्टिस जो होते हैं वो मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्रजनन सिस्टम का ऑर्गन का अंग का काम करते हैं, जिसके अपन ने उसकी स्ट्रक्चर को भी अच्छे से समझा था कि उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स या सेल्स उपस्थित होती है जो स्पर्म को बनाने में, उसको पोषण प्रदान करने में और मेल हार्मोन्स रिलीज करने में सहायता करती है। जैसे टेस्टिस संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है इसकी, रेता नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन विकसित हो रहे स्पर्म को पोषण कौन प्रदान करती है, कौन सी सेल्स करती है, लीडिंग सेल्स तो हार्मोन्स रिलीज करेगी, और जो इन्हें पोषण प्रदान करेगी वो सेल्स के बारे में भी अपन ने अच्छे से बात की थी। ठीक है। उसके बाद अपन आगे, ये तो अपन ने एक नॉर्मल आउटलाइन जानी है कि कहाँ पे एक मेल पर्सन में स्पर्म बन रहा है। ठीक है। उसमें कौन सी कोशिकाएं भाग ले रही है। अब अपन ने इसकी क्रिया विधि को जानेंगे आज। इसको जानेंगे, क्रिया विधि को। अच्छा, पोषण कौन सी कोशिकाएं प्रदान कर रही थी, सर्टोली कोशिकाएं, जो अपन निकल जान लिया था। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे उसी में शुक्राणु जनन की क्रिया विधि, जिसे अपन बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यही है। तो इसकी जो क्रियाविधि है, जो मैकेनिज्म है, उसको अपन दो भागों में विभाजित करते हैं, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, या इसे कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस, यानी स्पर्मेटिड का बनना। फर्स्ट क्रिया तो ये होगी, और सेकंड जो है वो है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोलियोसिस।
बात एक ही है, चाहे आप इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड बोलो या स्पर्मेटोसाइटोसिस बोलो, आप चाहे स्पर्मियोजेनेसिस बोलो या स्पर्मेटोलियोसिस बोलो। तो मैंने ये कहा कि जो मैकेनिज्म है स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की, उसकी क्रिया को दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट की बात करें अपन तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, इसके ऊपर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, तो इसकी मैकेनिज्म भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, इसको ध्यान से समझना क्या होता है। सभी जीवों में जो इनकी जर्म सेल्स होती है, जो जनन कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा गैमीट्स का निर्माण, या गैमीट्स क्या है यहाँ पे, स्पर्म है, क्योंकि अपन शुक्राणु जनन की बात कर रहे हैं। तो सभी मेल प्राणियों में स्पर्म या शुक्राणु बहुत अधिक संख्या में जीवन पर्यंत बनते रहते हैं। यह शुक्राणु या मेल गैमीट जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन के कारण स्पर्मेटिड में बदल जाते हैं। यानी जो जर्म सेल्स हैं टेस्टिस के अंदर, जो जनन कोशिकाएं हैं, उनमें समसूत्री विभाजन होगा और स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। ठीक है, अब रियल रिएक्शन हो क्या रही है उसको ध्यान से समझना। अच्छा, ये जो माइटोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन, इनके कारण इन सेल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी बहुत अधिक संख्या में ये सेल्स बनेगी। तो कौन सी सेल्स है? स्पर्मेटिड सेल्स। कैसे बन रही है उसको ध्यान से समझना। प्रीमोडियल जर्म सेल्स, यही थी, यानी जनन कोशिकाएं। ये क्या थी? जनन कोशिकाएं। इनमें क्या हो रहा है? अच्छा, ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए इसे 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? अपना थोड़ा रह गया था जो मेरे को टाइम पे याद आ गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि ये जो स्पर्मेटिड का निर्माण हो रहा है, इसकी क्रियाविधि को 3 स्टेप्स में अपन डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड है ग्रोथ फेज, और थर्ड है मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन को बोलते हैं परिपक्वन, परिपक्वन अवस्था। ग्रोथ फेज को बोलेंगे वृद्धि अवस्था, और मल्टीप्लिकेशन को बोलेंगे गुणन अवस्था। यानी जर्म, प्रीमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड का निर्माण की जो क्रिया है उसको अपन 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, या 3 उप अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। पहली है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसे बोलते हैं गुणन अवस्था। सेकंड है ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था, और थर्ड है मैच्यूरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था। क्लियर है? अब सबसे पहले अपन बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन अवस्था की। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन, यानी कि जो जैसे मान लो कि एक सेल है, एक सेल कौन सी है यहाँ पे? प्रीमोडियल जर्म सेल है जैसे मान लो, इसमें विभाजन होगा, गुणन होगा। मल्टीप्लिकेशन यानी कि एक सेल से बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी। कौन से विभाजन से? समसूत्री विभाजन से, माइटोसिस डिवीजन से। तो अब यहां पे मैं मल्टीप्लिकेशन फेज फर्स्ट, तो ध्यान से सुनते जाना। प्रीमोडियल जर्म सेल्स है, इनमें क्या हुआ? माइटोसिस डिवीजन।
कौन सी सेल्स बनी? स्पर्मेटोगोनिया। इस मल्टीप्लिकेशन फेज में फर्स्ट जो अवस्था थी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, इसको अपन ने 3 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। इसकी ये फर्स्ट उप अवस्था जो है मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन अवस्था, इसमें क्या होता है कि जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स होती है जो स्पर्म का निर्माण करेगी, युग्मक स्पर्म का निर्माण करेगी, उसमें समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके कारण स्पर्मेटोगोनिया नामक सेल्स बनती है। ठीक है, इन स्पर्मेटोगोनिया की संख्या टेस्टिस या जिसे बोलते हैं वृषण में निश्चित नहीं होती है, यानी बहुत अधिक संख्या होती है, इसीलिए इसमें फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा। फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा और यह बदल जाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो देख लो, प्रीमोडियल जर्म सेल्स थी, उनमें समसूत्री विभाजन हुआ और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनी। इनमें फिर से माइटोसिस डिवीजन हुआ और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनी। यहां तक क्लियर है? तो इसी अवस्था को अपन बोलते हैं गुणन अवस्था, जिसे अपन बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। यानी कि यहां पे एक प्रीमोडियल जर्म सेल थी, समसूत्री विभाजन द्वारा उसने 5, 6 या 10, 15 जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाई, ये इन्होंने फिर माइटोसिस डिवीजन किया या इनमें माइटोसिस डिवीजन हुआ और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में बदल गई। तो अपन देख रहे हैं कि इस एक प्रीमोडियल जर्म सेल में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि एक सेल से अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बहुत सारी सेल्स बन गई है, तो इसीलिए इसको गुणन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। कैसे, उसका एक डायग्राम भी बनाएंगे तब आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया है जिनकी टेस्टिस में एक निश्चित संख्या नहीं होती क्योंकि ये बहुत अधिक संख्या में बनती है, प्रीमोडियल जर्म सेल्स में समसूत्री विभाजन होता रहेगा तो होएगा, तो ये स्पर्मेटोगोनिया भी बहुत सारी सेल्स बनेगी। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। तो जीवन पर्यंत जब तक वो इंसान जिंदा रहेगा मेल, ये स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती है माइटोसिस डिवीजन द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाती रहती है। ये सेल्स इन सेल्स में बदलती रहती है इस समसूत्री विभाजन द्वारा। तो ये होगी इसकी मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन अवस्था। इसके बाद कौन सी अवस्था आएगी? ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था। नाम में इसकी डेफिनेशन है ग्रोथ अवस्था या वृद्धि अवस्था, ग्रोथ फेज। यानी कि इसमें ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनी है, इनके आकार में वृद्धि होगी ताकि ये इस डिवीजन के लिए, इस मैच्योरेशन फेज के लिए तैयार हो सके, विभाजन के लिए तैयार खुद को कर सके। तो इस अवस्था में आगे होगा क्या? ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है, यहां आ गई ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में क्या हुआ? इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल ने अपने आकार में वृद्धि की, यानी कि नॉर्मल जैसे मान लो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल ये है, 2n सेल है, इसने आकार में वृद्धि की और अब ये ऐसी हो गई, ये लो, यानी इसका केंद्रक भी आकार में डबल हो जाता है, अतः सेल भी आकार में दुगुनी हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में किसी भी प्रकार का कोशिका में विभाजन नहीं होता है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। पहले वाले में तो हो रहा था विभाजन, समसूत्री विभाजन, लेकिन इस ग्रोथ फेज में ओनली वृद्धि ही होती है, विभाजन किसी भी प्रकार का नहीं होता है। तो इस ग्रोथ फेज में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल्स होती है, यह अपने आकार में वृद्धि करती है और डबल हो जाती है।
इस अवस्था में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, यानी कि इस अवस्था में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स खुद को विभाजन के लिए तैयार कर रही होती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे ये अपने लिख दिया है ग्रोथ फेज, इसको अपन साइड में भी लिख दें तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख देता हूं मैं वृद्धि अवस्था। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल जब अपनी आकार में पूरी वृद्धि कर लेगी तो कौन सी अवस्था आएगी? मैच्योरेशन फेज। इसमें मैच्योरेशन फेज में दो प्रकार के विभाजन होते हैं, एक तो मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और एक सम अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस सेकंड। जैसा कि अपन ने अर्धसूत्री विभाजन को समझा था तो वहां पे भी अपन ने मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड पढ़ा था। तो वो दोनों प्रकार के विभाजन इस मैच्योरेशन फेज में या परिपक्वन अवस्था में होते हैं। कैसे और इनमें क्या होना है तो ध्यान से देखना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में ग्रोथ के बाद फर्स्ट मैच्योरिंग डिवीजन यानी फर्स्ट परिपक्वन विभाजन होगा, जो कैसे कौन से प्रकार का होगा? मियोसिस फर्स्ट। ये ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं ताकि ध्यान रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैच्योरेशन फेज में या परिपक्वन अवस्था में जो विभाजन होते हैं वो फर्स्ट विभाजन और सेकंड वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट तो होगा मियोसिस फर्स्ट, और सेकंड वाला जो विभाजन होगा वो होगा मियोसिस सेकंड, यानी कि इसी पर क्या बोलते हैं? सम अर्धसूत्री विभाजन, यानी वो समसूत्री विभाजन के समान होता है, इसीलिए उसे सम अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ये अपन ने पहले प्रीवियस क्लास में जाना था। तो जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल अपना वृद्धि अवस्था में अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर लेगी विभाजन के लिए, तो इसमें फर्स्ट मैच्योरिंग डिवीजन या फर्स्ट परिपक्वन विभाजन होगा जो मियोसिस फर्स्ट कहलाता है, जिसके कारण ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में बदल जाती है। इसका आगे का मैं यहां पे लिख रहा हूं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इस सेकेंड स्पर्मेटोसाइट सेल्स में फिर से सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन जो कौन से प्रकार का होगा? मियोसिस सेकेंड, जिसे अपन बोलते हैं सम अर्धसूत्री विभाजन, ये बोलते हैं सम अर्धसूत्री विभाजन। इसके कारण ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स स्पर्मेटिड्स में बदल जाती है। स्पर्मेटिड्स, तो अपनी फर्स्ट स्टेप अवस्था कौन सी थी? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो अपन ने ये स्पर्मेटिड प्राप्त कर लिया है। लास्ट दो इसकी जो तीसरी उप अवस्था थी परिपक्वन विभाजन, जिसमें ये दो डिवीजन हुए। फर्स्ट तो फर्स्ट मैच्योरिंग डिवीजन यानी मियोसिस फर्स्ट, जिसके कारण ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में बदल गई। इसमें फिर से सेकेंड मैच्योरिंग डिवीजन या द्वितीय परिपक्वन विभाजन हुआ जो होता है मियोसिस सेकेंड या सम अर्धसूत्री विभाजन प्रकार का, जिसके कारण ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स स्पर्मेटिड्स में बदल जाती है। क्लियर है? ओके, अब यहां पे एक चीज ध्यान देना। क्या चीज ध्यान देना है आपको?
प्रीमोडियल जर्म सेल्स कैसी होती है? 2n, यानी कि डिप्लॉइड। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स भी 2n ही होगी, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन ही तो हो रहा है, तो गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की समान होनी है, ये अपन ने पहले पढ़ रखा है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, ये भी कैसी होगी? 2n ही होगी। लेकिन फिर अपन देख रहे हैं कि फर्स्ट मैच्योरिंग डिवीजन मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, तो मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, यानी कि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल जो है ये ओनली n ही रह जाएगी, यानी इनमें गुणसूत्रों का समुच्चय एक ही रह जाएगा, एक सेट निकल जाएगा। तो ये कैसी होगी? डिप्लॉइड की बजाय हैप्लॉइड होगी। अतः ये स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड एंड। क्लियर है? अगर अपन ने समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन अच्छे से समझा है तो ये चीज भी अपने अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये प्रोसेस थी, ये मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप था या फर्स्ट अवस्था थी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, जिसको अपन ने अच्छे से समझ लिया है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो बनेगा स्पर्मेटोगोनिया, इसे पूछेगा कि प्रीमोडियल जर्म सेल्स में माइटोसिस डिवीजन द्वारा कौन सी सेल्स बनती है? स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, बात एक ही है। फिर ये पूछेगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में कितने प्रकार के डिवीजन होते हैं और कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होगा मैच्योरिंग डिवीजन मियोसिस फर्स्ट, और सेकंड कौन सा होता है? मियोसिस सेकंड या सम अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है? तो ये अपन ने इसकी शुक्राणु जनन की फर्स्ट स्टेप को इसकी 3 उप अवस्थाओं मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज के माध्यम से अच्छे से समझ लिया है। और इस अवस्था में जो लास्ट टाइप की जो सेल बन रही थी स्पर्मेटिड, वो अपन ने बना ली है इस चार्ट के थ्रू। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब अपन आते हैं सेकंड इस अवस्था पे, फेज पे, जिसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि ये जो फर्स्ट मैकेनिज्म से, ये जो फर्स्ट स्टेप से ये जो स्पर्मेटिड बना है अगुणित या हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बना है, यह गोलाकार, साइज में बड़ा एवं अगतिशील होता है। कैसा होता है ये? साइड में लिख देता हूं इसके यहां, गोल अगतिशील। जबकि स्पर्म या शुक्राणु गतिशील होते हैं, गोल नहीं होते, बड़े होते हैं, जैसे ये मार्कर है ऐसे बड़े होते हैं, सर्पिलाकार। तो अब इस स्पर्मेटिड से, जो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स है जो गोल अगतिशील है, इससे गतिशील स्पर्म बनने की क्रिया को ही स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि स्पर्मेटिड से परिपक्व स्पर्म के बनने को ही स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो ये स्पर्मेटिड से क्या बनेगा? स्पर्म, इसे बोलते हैं अपन शुक्राणु। ये शुक्राणु कैसा होगा? लंबा होगा, गतिशील होगा, और एन हैप्लॉइड तो है ही, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम से संख्या आधी है। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं, अच्छा कौन सी क्रिया के द्वारा हुआ है ये? स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा। तो आपको थ्योरी लिखने के साथ साथ अगर आप अलग से ये चार्ट भी बना देते हो तो बहुत ही अच्छे नंबर आ जाते हैं। और इस चार्ट के साथ साथ इनको डायग्राम्स के माध्यम से भी प्रदर्शित कर देते हो, इन सेल्स के डायग्राम बना बनाकर, तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक जो मैंने थ्योरी समझाई है वो पार्ट तो आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर थ्योरी याद हो गई आपको, अगर थ्योरी भी नहीं याद है मान लो, तो आपको अगर ये चार्ट याद है तो आप थ्योरी अपने आप लिख सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है। जो रिएक्शंस हो रही है कंटिन्यू अपन ने यहाँ पे लिख ली है, इसके जस्ट वाला बात ये है। तो आसानी से अपन शुक्राणु जनन की क्रियाविधि या इसकी मैकेनिज्म को समझा सकते हैं इन दो अवस्थाओं के माध्यम से। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को अपन ने स्पर्मेजेनेसिस की मैकेनिज्म को अपन ने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब यहां पे अपन देख रहे हैं इस स्पर्मियोजेनेसिस को, इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए कि एक ये स्पर्मेटिड है जो गोल एवं अगतिशील है, तो इससे ये स्पर्मियोजेनेसिस के माध्यम से स्पर्म जो लंबा और गतिशील है ये कैसे बनता है, कौन कौन सी इसमें उप अवस्थाएं होती हैं, तो उसको भी अपन को बहुत ही ध्यान से देखना है, समझना है, और इसका डायग्राम भी बनाएंगे अपन। तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, ये तो मैंने आउटलाइन बताई है एक, अगली नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिटेल में समझेंगे जैसे इसको समझा है अपन ने। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।